भोजन के बाद उन्होंने केवल रेड वाइन की एक बोतल पी, गुआन ताओ के अलावा, जो शराब से थोड़ा लाल हो गया था। बाकी सब ठीक थे। जियान ए उठ खड़ा हुआ और कैशियर के पास गया। उसने अपनी जेब से नकदी का ढेर निकाला और कहा, हेलो, ये रहा बिल। जियान ए ने सहजता से अपना सिर घुमाया और देखा कि जियान चांगशिंग उसके पास खड़ा है। उसके पीछे अभिव्यक्तिहीन जियान येचेन था। जियान येचेन ने भी जियान ए को देखा और दंग रह गया। उसकी आंखों में रंग की चमक चमक उठी, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने केवल जियान ए को देखा। वे मकाओ में कुछ बार मिले थे। जब ये लड़का जियान चांगशिंग के साथ दिखाई दिया, तो वह जानती थी कि वह जियान चांगशिंग का बेटा है। हालांकि जियान येचेन को यह नहीं पता था कि जियान ए भी बैयून शहर से थी। जियान ए ने मित्रतापूर्ण अभिवादन के रूप में उसे देखकर मुस्कुराया। ये छोटा भाई उससे 2 या 3 साल छोटा दिखता था, लेकिन हमेशा एक युवा वयस्क की तरह व्यवहार करता था। हालांकि फिर भी जियान ए ने उसे जियान चांगशिंग और जियान यी की तुलना में अधिक आकर्षक पाया। वह काफी प्यारा था। जियान येचेन शांत अभिनय करना चाहता था, लेकिन उसे जियान ए का अभिवादन करने की इच्छा थी। इन दो भावनाओं के खिंचाव के तहत उसने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह अजीब और मजाकिया लग रहा था। ये देखकर जियान ए को वह और भी अधिक पसंद आया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। उसका एक भाई कॉम्प्लेक्स था। जब उसने इस प्यारे छोटे भाई को देखा, तो उसका मात्र प्रेम उमड़ पड़ा। बेशक जियान ए के दिल में दुनिया का सबसे प्यारा व्यक्ति अभी भी जियाची था। दूसरी ओर जियान चांगशिंग ने जियान ए को हवा के रूप में माना और उसकी ओर नहीं देखा। उसका अभिवादन तो दूर की बात है, जियान ए स्वाभाविक रूप से उससे बात करने की पहल नहीं करेगा। वह एक छोटा आदमी था। जियो ए, सभी ने फैसला कर लिया है। चलो दोपहर में गाते हैं। जिया किंगहुआन अचानक आगे बढ़ी और जियान ए के कंधे को गले लगा लिया। इस वाक्य ने अंततः जियान चांगशिंग का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और जियान ए और किंगहुआन की ओर देखा, जो बात कर रहे थे और हंस रहे थे। जियो ए, उन्हें याद आया कि मीजी ने गलती से उनकी बेटी का नाम जियो ए बताया था। हालांकि जियान चांगशिंग को यकीन नहीं था कि उसने ये शब्द सुने हैं या गलत सुना है। उसकी नज़र जियान ए पर पड़ी। वह ईस्ट सी रियल एस्टेट की इस लड़की का संबंध अपनी बेटी से नहीं जोड़ सका, जिसे उसने 14 साल से नहीं देखा था। जब वह हैरान था, जियान ए ने बिल का भुगतान किया और दूसरों के साथ लिफ्ट में प्रवेश किया। पारदर्शी लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। जियान ए ने अनजाने में ऊपर देखा और जियान चांगशिंग की खोजी निगाहों से मिला। फिर उसने दूसरी ओर देखा। जियान यी, जो बाथरूम से लौटे थे, ने आखिरी क्षण में उन्हें पकड़ लिया। उसने भौहें सिकोड़ लीं। वे यहाँ क्यों हैं? यी, क्या आप उन्हें जानते हैं? जियान चांगशिंग ने पूछा। जियान यी ने सिर हिलाया और अस्पष्ट रूप से कहा, वे मेरे सहपाठी हैं। वे सभी बैयून शहर के अमीर परिवारों के युवा स्वामी और मालकिन हैं। इन शब्दों ने जियान चांगशिंग के संदेह को दूर कर दिया। हालांकि मीजी याओची में प्रबंधक बन गई, लेकिन उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। भले ही उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन शायद उनका अमीरों से कोई लेना देना नहीं था। अगले दिन रविवार सुबह में जियान ए ने जियान यू द्वारा खरीदे गए काले चमड़े के कपड़े से यार्ड में पोश को ढक दिया। वह अब इसे हिला नहीं सकती थी, चाहे वह इसे भाई वू बी को लौटाए या नहीं। भले ही वह इसे चलाना चाहे, उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उसके भाई को उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाता। उसके बाद
जियान ए याओ फैंग को हाइचिंग जिले के म्यूज बार में ले आया। वह उसे बार के वातावरण से परिचित कराने के लिए ले आए और उसे बार के प्रबंधन के बारे में कुछ निर्देश दिए। जियान ए को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बार के सहायक प्रबंधक उसकी सहायता करेंगे। अपने चाचा की नौकरी की व्यवस्था करने के बाद जियान ए ने रोज एंटरटेनमेंट के लिए एक टैक्सी ली। आज कंपनी के हस्ताक्षर विभाग और चेंज इन के बीच बातचीत का दिन था। जियान ए ने जल्द से जल्द परिणाम जानना चाहते हुए गुप्त रूप से सुनने की योजना बनाई। रोज एंटरटेनमेंट ने अभी कुछ समय पहले ही परिचालन शुरू किया था और हस्ताक्षरित कलाकारों की संख्या 0 थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मनोरंजन कंपनी की जीवन रेखा स्वाभाविक रूप से संख्या थी। जिन कलाकारों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और उनके पालन पोषण के तरीके बताए। हालांकि आधार ये था कि उनके पास कलाकार होने चाहिए। किसी नई कंपनी के लिए कलाकारों को भर्ती करने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका किसी प्रोजेक्ट के लिए भूमिका चुनना था। इस समय रोज एंटरटेनमेंट के पहले प्रोजेक्ट की पुष्टि हो चुकी थी। इसने मशहूर सस्पेंस मास्टर चू लिंगफेंग की मशहूर कृति इंटरव्यूइंग नाइट को ऊंची कीमत पर जीता था। यह एक उच्च कोटि का कार्य था जिसने चीन में रहस्यमय साहित्य की एक विशाल लहर जगा दी थी। पाठकों की संख्या लाखों में थी और यह पहले से ही अपनी लोकप्रियता और विषय के साथ एक परियोजना थी। चू लिंगफेंग ने व्यक्तिगत रूप से स्क्रिप्ट को फिर से लिखा और प्रोडक्शन टीम के प्रोडक्शन में हिस्सा लिया। जहां तक फिल्म निर्देशक की बात है, बाई झोउ को क्यूसी के एक निर्देशक क्लूनी किया मिले, जिन्होंने पूर्वी एशियाई फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था। किसी नई कंपनी के पहले प्रोजेक्ट के लिए इसे एक अमर प्रोडक्शन टीम कहा जा सकता है। जियान ए ईस्ट सी रियल एस्टेट में नहीं रुके बल्कि सीधे 19वीं मंजिल पर रोज एंटरटेनमेंट में चले गए। कंपनी के महाप्रबंधक का नाम जियान यू था, लेकिन कंपनी के प्रभारी व्यक्ति उपाध्यक्ष कियाओ युआन और उनकी टीम थे। जियान यू अभी भी कियाओ युआन के अधीन सीख रहा था। जब वह महाप्रबंधक कार्यालय पहुंची तो वह खाली था। सचिव ने कहा, सीईओ पहले बैठिए, मैं उपराष्ट्रपति कियाओ को बुलाऊंगा। जियान ए ने सिर हिलाया और बैठने के लिए सीधे सोफे पर चला गया। उसने हाल ही की एक मनोरंजन पत्रिका उठाई और उसे यूं ही पलट दिया। कुछ ही समय बाद कियाओ युआन दौड़कर वहां पहुंची। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने अभिवादन किया। सीईओ, आप आने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं? जियान ए मुस्कुराया और कियाओ युआन को बैठने और बात करने का इशारा किया। फिर उसने कहा, आज सप्ताहांत है। मैंने सुना है कि यह जिया क्विंगहुआन के प्रबंधक के साथ अनुबंध पर चर्चा करने का दिन है। ये सुनकर कियाओ युआन ने सिर हिलाया। सीईओ ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस कलाकार को साइन करने का निर्देश दिया था, इसलिए उन्होंने हमेशा इसका पालन किया था। अब आखिरकार एक सफलता मिली। दूसरे पक्ष के प्रबंधक ने दोपहर में इस पर चर्चा करने के लिए कंपनी में आने का वादा किया, चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते थे। इसका मतलब था कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उच्च संभावना थी। जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और स्पष्ट रूप से कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जिया क्विंगहुआन मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। हालांकि वह नहीं जानती कि रोज एंटरटेनमेंट मेरा है, इसलिए उनके निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इसका खुलासा न करें। बस उनके साथ एक सामान्य पार्टी की तरह व्यवहार करें। कियाओ युआन ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। भले ही जिया क्विंगहुआन सीईओ का अच्छा दोस्त था, उसने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा था। एक नवागंतुक के रूप में जिसने अभी तक अपनी पहचान उजागर नहीं की थी।
वह पहले से ही निर्देशक वांग यिमिंग और युन बुयाओ का लक्ष्य थी। ये स्पष्ट था कि उसमें अपार संभावनाएं थीं। चिंता मत करो सीईओ, मैं इस व्यक्ति पर हस्ताक्षर करूंगा। कियाओ युआन असाधारण रूप से आश्वस्त लग रहा था और उसने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। जियान ए ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, उसने बाहर कार्यालय क्षेत्र में हंगामा सुना। जियान ए और कियाओ युआन ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। इसी समय ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। सेक्रेटरी ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। उसकी अभिव्यक्ति घबराहट और उत्साहित थी, लेकिन जियान ए भ्रमित थी। बाहर क्या हो रहा है? कियाओ युआन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। सचिव अपने आप को रोक नहीं सका और बोला, सीईओ, उपराष्ट्रपति कियाओ बुयाओ यहाँ हैं। जियान ए और कियाओ युआन स्तब्ध रह गए। कियाओ युआन के चेहरे पर दबी हुई उत्तेजना का एक निशान दिखाई दिया। वह बुयाओ का गुप्त प्रशंसक भी था। दूसरी ओर जियान ए के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या बुयाओ को पता था कि यह कंपनी उसकी सेक्ट मास्टर की थी? क्या उसने उसकी तलाश करने की पहल की? हालांकि दोबारा सोचने पर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उसने पहले ही बाई झोउ से वादा किया था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बुयाओ से मिलेगी। बाई झोउ शायद बुयाओ को पहले से नहीं बताएगी, भले ही वह पहले से उन दोनों की मुलाकात की व्यवस्था करना चाहता हो। बाई झोउ ने पहले उससे पूछा होगा, क्यों? क्या बुयाओ अचानक रोज एंटरटेनमेंट में दिखाई दिए? ज्यादा सोचना न चाहते हुए जियान ए ने सचिव की ओर शांति से देखा और कहा, उसे अंदर आमंत्रित करें। सचिव ने सिर हिलाया और जल्दी से पीछे हट गया। जल्द ही सचिव के नेतृत्व में बुयाओ जियान ए के सामने आए। उसकी लंबी और आकर्षक आकृति, लंबी और संकीर्ण लोमड़ी जैसी आंखें और हल्के हरे रंग की कमर तक लंबाई वाले बाल थे। बुयाओ का स्वभाव टेलीविजन से भी अधिक उत्कृष्ट और तेजतर्रार था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र था जिसके कारण लोग दूर देखने में असमर्थ थे। बुयाओ ने सहजता से कियाओ युआन की ओर देखा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, जियान ए की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई दी, तुम लोग पहले बाहर जाओ। बुयाओ स्तब्ध रह गया। फिर उसने देखा कि कार्यालय के अन्य वयस्क आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गए। अंत में केवल वह और यह 14 वर्ष की लड़की ही बचे। बुयाओ के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से जियान ए बहुत संतुष्ट था। वह सोफे में बैठ गई, बुयाओ की ओर देखा और शांति से कहा, कृपया बैठो। बुयाओ थोड़ा सशंकित था। भले ही वह बहुत होशियार थी, वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह रोज एंटरटेनमेंट इस लड़की का है। बिल्कुल नहीं। जियान ए ने अपना परिचय नहीं दिया। सीधे मुद्दे पर आने से पहले उसने बुयाओ के बैठने का इंतजार किया। एशिया में एक प्रसिद्ध ए-लिस्ट सुपरस्टार अचानक मेरी मनोरंजन कंपनी में दिखाई दिया, जिसे अभी 1 महीने से भी कम समय के लिए स्थापित किया गया है। क्या बात है? बुयाओ आखिरकार 12 रक्षकों में से एक था। उसने तुरंत अपने विचार एकत्रित किए और एक अत्यंत आलसी मुस्कान प्रकट की। उसने अपने लाल होंठ खोले और कहा, जिया क्विंगहुआन नामक व्यक्ति के लिए। जियान ए ने समझ में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने लंबे समय से किंगहुआन से सुना था कि बुयाओ उसे पसंद करती है। सच्चाई ये थी कि बुयाओ ने कल अनुबंध पर चर्चा करने के लिए चेन जिन की तलाश की थी। अंत में चेन जिन ने कहा कि वह बैयून शहर में एक नव स्थापित मनोरंजन कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में रुचि रखते थे। बुयाओ उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि जिज्ञासा के अलावा
सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि यूं बुयाओ इस नवागंतुक जिया क्विंगहुआन के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। वह भविष्य की सुपरस्टार थीं, जिस पर उनके स्टूडियो को हस्ताक्षर करना था। यून बुयाओ ने कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा, इसलिए यही कारण था कि यूं बुयाओ अचानक प्रकट हुए। वह इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन चेन जिन ने कहा कि वे आज दोपहर को हस्ताक्षर वार्ता आयोजित करेंगे, इसलिए वह बिन बुलाए आ गईं। जिया क्विंगहुआन हमारी रोज एंटरटेनमेंट की स्थापना के बाद उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली कलाकार हैं। इसके अलावा बातचीत की प्रक्रिया बहुत सहज लगती है। यह आज दोपहर को अंतिम बातचीत मानी जा रही है, जियान ए ने आंखों में मुस्कान के साथ बेहोश होकर कहा। यूं बुयाओ को कोई जल्दी नहीं थी। ये सुनकर उसने सिर हिलाया। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मैं जिया क्विंगहुआन चाहता हूँ। मुझे बताएं कि पीछे हटने से पहले आप क्या शर्तें चाहते हैं। मैं, यूं बुयाओ, हर बात से सहमत होऊंगा। जियान ए ने कभी नहीं सोचा था कि क्विंगहुआन पर हस्ताक्षर करने से पहले वह बातचीत के लिए यूं बुयाओ के साथ बैठेगी। ये थोड़ा अवास्तविक था। हालांकि चेन जिन जिया क्विंगहुआन को यूं बुयाओ की कंपनी के साथ हस्ताक्षर करने के लिए नहीं लाए क्योंकि उनके अपने विचार थे। इसका उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। उसने चेन जिन के साथ स्थितियों और भविष्य में क्विंगहुआन को दिए जा सकने वाले संसाधनों पर भी खुलकर चर्चा की थी। उसने गुप्त रूप से कुछ भी नहीं किया था। सब कुछ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा थी। जियान ए ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, हमारी कंपनी जिया क्विंगहुआन को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता है और निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करता है। क्या सभी निर्णय जिया क्विंगहुआन पर छोड़ना अच्छा नहीं है? यूं बुयाओ की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने कंधे उचकाए और कहा, मुझे पता है आपका क्या मतलब है। मैं आज किसी को धमकी देने के इरादे से नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे बस उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझेंगे। आप जो भी शर्त चाहें, मैं उससे सहमत हो सकती हूँ। जियान ए के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना यूं बुयाओ ने जारी रखा, ये सच है कि जिया क्विंगहुआन की क्षमता असीमित है, लेकिन वह अभी भी एक नवागंतुक है। आपकी कंपनी भी एक नई कंपनी है जो अभी स्थापित हुई है। इस बारे में सोचें। यह एक नवागंतुक और एक नई कंपनी को बड़ी धूम मचाने के लिए कितना प्रयास करना होगा। यूं बुयाओ आगे की ओर झुक गया और जियान ए को मंत्रमुग्ध आंखों से देखा। यदि आप मुझे जिया क्विंगहुआन देते हैं, तो मैं शून्य लागत पर आपकी कंपनी की फिल्म में अभिनय कर सकता हूँ। उसके बारे में कैसा है? यून बुयाओ अपनी कंपनी के नाटक में अभिनय करने की पहल करेगी, जो काफी आकर्षक था। हर कोई जानता था कि यूं बुयाओ की कुल संपत्ति बकाया थी। भले ही कुछ निर्माता इसे वहन कर सकें, फिर भी वे उसे काम पर रखने में सक्षम नहीं होंगे। यून बुयाओ हमेशा से ही स्क्रिप्ट को लेकर नखरेबाज रहे हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्विंगहुआन उसके दिल में इतना वजन रखेगा कि उसने ऐसी शर्तें भी पेश कीं। हालांकि जियान ए ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिलाया। मैं दीर्घकालिक विकास के बारे में अधिक सोचता हूँ। जिया क्विंगहुआन भविष्य में एक बड़ी फिल्म स्टार बन जाएगी। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उसके लिए ऐसी रियायत दे सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब मुझे उसकी कीमत समझ में आती है। यून बुयाओ को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की जियान ने, जो ऐसी दिखती थी जैसे वह अभी भी कानों के पीछे गीली थी, इतनी स्थिर होगी। उसकी दबंग आभा का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं डगमगाईं। उसके पास अब अपने विकल्पों पर विचार करने का समय नहीं था। ऐसा लग रहा था। यूं बुयाओ ने जियान ए की आंखों में देखा। धीरे धीरे
उसकी मूल काली और सफ़ेद आंखें नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से धीरे धीरे हरे रंग में बदल गईं। आध्यात्मिक कला। जियान ए को उम्मीद नहीं थी कि यूं बुयाओ अचानक उस पर आध्यात्मिक कला का इस्तेमाल करेगा। वह समय रहते चकमा नहीं दे सकी और उसके दिमाग में एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी। तब वह कुछ नहीं जानती थी। यून बुयाओ ने आत्मसंतुष्टि से दूर देखा और मुस्कुराया। मुझे क्षमा करें, छोटी बहन। यह मामला सुलझ जाने के बाद मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। इस समय जियान ने, जो यूं बुयाओ के सामने थी, ठीक दिख रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बिना हिले डुले सोफे पर बैठी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूं बुयाओ की नेत्र संबंधी कुशलता ने उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। अपनी मानसिक साधना तकनीकों के बल पर वह यूं बुयाओ की उन्नत आध्यात्मिक कला का सामना नहीं कर सकी। हालांकि इससे पहले कि यून बुयाओ कुछ कर पाता, कार्यालय का दरवाज़ा बाहर से खोल दिया गया। बाई झो जल्दी से अंदर चली गई। जब उसने देखा कि जियान ए की सोफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसने तुरंत मन में सोचा, अरे, मैं एक कदम बहुत देर कर चुका हूँ। यूं बुयाओ भी दंग रह गया। उसने प्रतिक्रिया देने से पहले काफ़ी देर तक बाई झोऊ को देखा। तुम यहाँ क्यों हो? 10 मिनट बाद एशिया की ए-लिस्ट सुपरस्टार, जिसने 3 भव्य पुरस्कार जीते, यूं बुयाओ जियान ए की जांघ के चारों ओर अपनी बाहों के साथ फर्श पर आधे घुटनों के बल बैठी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान टूट गया हो। बूहू, संप्रदाय मास्टर, मैं गलत था। बाई झो किनारे पर खड़ी थी और यूं बुयाओ को देखा। घुटने टेककर दया की भीख मांग रही थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह नीचे ईस्ट सी रियल एस्टेट में कंपनी के मामलों को संभाल रहा था जब उसे अचानक कियाओ युआन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि यूं बुयाओ अचानक मनोरंजन कंपनी में आ गए थे और सीईओ के साथ कार्यालय में अकेले थे। बाई झो को याद आया कि उसने यूं बुयाओ को ये नहीं बताया था कि संप्रदाय मास्टर उससे मिलना चाहता था। फिर उसकी अचानक उपस्थिति किसी और चीज़ के लिए होनी चाहिए। उसके दिल में एक बुरी आशंका पैदा हुई और वह जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर चला गया। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी एक कदम बहुत देर कर चुका था। यून बुयाओ पर नज़र डालते हुए बाई झो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। पहले उठो, आपका व्यक्तित्व ढहने वाला है। यून बुयाओ के चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव था। उसने मन ही मन आह भरी कि वह कितनी दयनीय लड़की थी। मनोरंजन क्षेत्र में इतने वर्षों में उसने कभी भी किसी पर आध्यात्मिक कला का प्रयोग नहीं किया था। अंत में जब उसने पहली बार इसका उपयोग किया, तो उसने एक धातु की कील ठोक दी। इस समय जियान ए फोकसहीन आंखों और अस्त व्यस्त मन के साथ सोफे पर बैठा था। इस प्रकार की स्थिति उन लोगों के साथ घटित हुई जो आध्यात्मिक कला के नियंत्रण में हैं। यह एक साइड इफ़ेक्ट की तरह था, लेकिन इससे उनके दिमाग या शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी हालत जल्द ही ठीक हो जाएगी। बाई झो ने यूं बुयाओ को देखा और आह भरी। ये लोमड़ी आमतौर पर बहुत चालाक होती थी। आज वह ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? भले ही यह व्यक्ति संप्रदाय गुरु न हो, वह अपने नेत्र कौशल का उपयोग दूसरों पर लापरवाही से नहीं कर सकती थी। यून बुयाओ को पछतावा महसूस हुआ। वह नहीं जानती थी कि क्या वह तब अपना दिमाग खो चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसे पता होता कि उसके सामने बैठा व्यक्ति संप्रदाय का गुरु है, तो वह सिर्फ जिया क्विंगहुआन को ही नहीं, बल्कि खुद को भी सौंप देती। थोड़ी देर के बाद जियान ए की तर्कसंगतता धीरे धीरे वापस आ गई। उसकी धुंधली आंखों में स्पष्टता आ गई और उसने बाई झोऊ को अपने सामने बैठे देखा।
जियान ए ने अपनी सुन्न कनपटियों को रगड़ा और कहा, आप यहाँ हैं। ये देखकर कि जियान ए ठीक हो गया है, यूं बुयाओ सबसे पहले खड़ा हुआ और दोषी नज़र से जियान ए की ओर चला गया। वह एक घुटने पर बैठी और बोली, मैं प्राचीन संप्रदाय के 12 रक्षकों में से एक हूँ, नीली आंखों वाली लोमड़ी। यूं बुयाओ, नमस्ते संप्रदाय मास्टर। ये देखकर जियान ए के होठों पर एक अर्थहीन मुस्कान आ गई। वह स्वाभाविक रूप से यूं बुयाओ की पहचान जानती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यूं बुयाओ अचानक उस पर अपनी आध्यात्मिक कला का इस्तेमाल करेगी, जिससे वह आश्चर्यचकित रह जाएगी। यह आध्यात्मिक कला वास्तव में शक्तिशाली थी। उसे पहले ही क्षण खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन इससे बचने के लिए अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अंतहीन अंधेरे में गिर गया हो, और उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि यूं बुयाओ बहुत शक्तिशाली था। उठो, जियान ए ने शांति से कहा। हालांकि यूं बुयाओ खड़े नहीं हुए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, कृपया मुझे दंडित करें संप्रदाय गुरु। ये देखकर जियान ए मुस्कुराई और अपना हाथ लहराया। अज्ञानी निर्दोष है। इसके अलावा इससे कोई बड़ी गलती नहीं हुई। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। उठो, पहले उठो। यूं बुयाओ के बोलने का इंतजार किए बिना बाई झोउ ने उसकी मदद करने की पहल की। खड़े होने के बाद यून बुयाओ ने अभी भी अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। पहले कहाँ थी वह अभिमानी और निर्भीक दृष्टि? जियान ए बेबसी से मुस्कुराया। वह कोई भयंकर जानवर नहीं थी। 12 पहरेदार उसके सामने बहुत सावधान थे, मानो वह किसी भी क्षण लोगों को मार सकती हो। इसी समय कियाओ युआन दरवाज़ा खटखटाने आया। जिया क्विंगहुआन की टीम आ गई थी। जियान ए ने सिर हिलाया और अपने कपड़े साफ करने के लिए खड़ी हो गई। उसने सहजता से कहा, आइए सुने। यूं बुयाओ ने कार्यालय से बाहर जियान ए का पीछा किया और बाई झोउ से बुदबुदाया, क्या मेरा व्यक्तित्व अभी ढह गया है? संप्रदाय मास्टर के सामने ये ठीक है। बाई झोउ ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्मेलन कक्ष में जिया क्विंगहुआन की टीम किनारे बैठी थी। उनके प्रबंधक चेन जिन के अलावा 2 सहायक भी थे, एक पुरुष और एक महिला। रोज एंटरटेनमेंट के साइनिंग डिपार्टमेंट के लोग दूसरी तरफ बैठे थे। जब दोनों पक्ष मिले तो उन्होंने केवल एक दूसरे का विनम्रता से स्वागत किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। सम्मेलन कक्ष के बगल वाले कमरे में जियान ए और बाकी लोग सोफे पर बैठे थे और कमरे में लगे सेंसर के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया सुन रहे थे, क्योंकि दोनों पक्ष लंबे समय से एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से संवाद और संपर्क कर रहे थे। उन्होंने पहले ही कई क्षेत्रों में विसंगतियों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त समाधान ढूंढ लिया था। इसके अलावा चेन जिन ने पहले ही निदेशक वांग यिमिंग की कंपनी और यूं बुयाओ के स्टूडियो को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। ये देखा जा सकता है कि उन्होंने रोज एंटरटेनमेंट के साथ किंगहुआन के प्रबंधन अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे और अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इसलिए संपूर्ण हस्ताक्षर प्रक्रिया मूलतः अबाधित थी। जियान ए के निर्देशों के तहत रोज एंटरटेनमेंट ने किंगहुआन की टीम को साइनिंग अवधि के लिए मुनाफे और उत्कृष्ट फिल्म संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा भी दिया। पहले प्रोजेक्ट इंटरव्यूइंग नाइट की एकमात्र महिला नायक किंगहुआन के लिए तैयार की गई थी। वह एक 15 वर्षीय लड़की की भूमिका निभाएंगी जिसने एक आदर्श हत्या की योजना बनाई थी और सभी को बेवकूफ़ बनाया था। आधे घंटे बाद उन्होंने सफलतापूर्वक हस्ताक्षर पूरा कर लिया। इस सुखद सहयोग से जियान ए मुस्कुराया। किंगहुआन पर हस्ताक्षर करने के बाद मनोरंजन कंपनी को अंततः अपना पहला कलाकार मिल गया।
जिसका मतलब था कि कंपनी आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई थी। संप्रदाय मास्टर, आप मुझे भी साइन क्यों नहीं करते? यूं बुयाओ अचानक सावधानी से आगे की ओर झुक गया। बाई झो और जियो जेन रुके थे, संप्रदाय मास्टर के लिए काम करने के लिए पीछे। उसे भी पीछे रहना पड़ा। जब जियान ए ने ये सुना, तो वह यूं बुयाओ की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी, जिसके चेहरे पर प्रत्याशा के भाव थे। अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, यूं बुयाओ ने सोचा कि संप्रदाय मास्टर अभी भी उस पर क्रोधित है, इसलिए उसने तुरंत बाई झोउ की ओर विनती भरी दृष्टि से देखा। बाई झोउ ने उसकी नाक की नोक को छुआ और ध्यान न देने का नाटक किया। जियान ए की आवाज़ सही समय पर आई। अभी समय नहीं आया है, चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। रोज एंटरटेनमेंट की स्थापना अभी हुई थी और पहले प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। यदि उन्होंने अब अचानक यूं बुयाओ पर हस्ताक्षर किए, तो अन्य कंपनियां अनिवार्य रूप से उन पर जासूसी करेंगी। मनोरंजन का दायरा बहुत जटिल था। वे सभी ऐसे लोग थे जो लोगों की हड्डियां थूके बिना उन्हें खा जाते थे। अगर कोई उनकी जैसी छोटी नई कंपनी के लिए परेशानी पैदा करना चाहता है, तो यह उनके हाथ झटकने जितना आसान होगा। मनोरंजन उद्योग रियल एस्टेट उद्योग जैसा नहीं था। जियान ए के पास बहुत कम अनुभव था। शुरुआत के दौरान कम प्रोफाइल रखना बेहतर था, इस डर से कि यूं बुयाओ ज़्यादा सोच रहा होगा। जियान ए के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर मुझे इस अवधि के दौरान आपकी ज़रूरत होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये केवल समय की बात है। जब यून बुयाओ ने ये सुना, तो उसे राहत महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। किंगहुआन प्रोडक्शन टीम में है, उसका ख्याल रखना, जियान ए ने निर्देश दिया। यून बुयाओ ने उत्तर दिया, चिंता मत करो संप्रदाय गुरु। एक सप्ताह बाद बैयून शहर के विभिन्न स्कूलों ने अंततः अंतिम परीक्षा का स्वागत किया। यह वर्ष 1 में जियान ए के लिए आखिरी परीक्षा भी थी। जून के 30वें दिन गर्मी की छुट्टियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आ गईं। जियान ए बिस्तर से उठने से पहले सुबह 10 बजे तक सोता था। यह उसके लिए आलसी होने का एक दुर्लभ अवसर था। वह इसे गर्मी की छुट्टियों के स्वागत के रूप में मानेंगी। जियान यू ने सुबह जल्दी नाश्ता बनाया और उसे लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वह पहले ही बाहर जा चुका था। धोने के बाद जियान ए ने भोजन करते समय सीयूहान और जियोजेन से संपर्क किया। 1 इंच समय 1 इंच सोने के बराबर है। जियान ए ने विशिष्ट शुरुआती घंटों को समझने के लिए आज लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल जाने की योजना बनाई ताकि वह जल्दी योजना बना सके। एकमात्र चीज़ जिसने जियान ए को सिरदर्द दिया वह ये थी कि लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल घर से बहुत दूर था। आधे घंटे बाद जियान ए चियांग की कार में चढ़ गया। हालांकि इस बार उसे महसूस हुआ कि कार में तापमान अजीब तरह से कम था। कार में ठंडी हवा नहीं थी। उसकी नज़र आगे की सीट पर जियोजेन पर पड़ी और फिर सीयूहान पर पड़ी, जो उसके साथ पिछली सीट पर बैठा था। जियान ए समझ गया। बाई झो शुरू में 12 गार्डों को पहले से मिलने देना चाहता था, लेकिन सीयूहान उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि उसे डर था कि जियान ए उसे खोज लेगा। इसलिए आज पहली बार जियोजेन और सीयूहान की मुलाकात भी हुई। उन दोनों का व्यक्तित्व अलग-अलग था। इस बात का उल्लेख नहीं है कि वे शब्दों को सोने की तरह संजोते थे, लेकिन वे मुख्य रूप से अभिव्यक्तिहीन थे। जियान ए शुष्क हंसी और सामने यात्री सीट के पीछे की ओर झुक गया। उसने जियोजेन की साइड प्रोफाइल को देखा और कहा, चियांग ने तुम्हें सब कुछ समझाया, है ना? जियोजेन ने शांति से उत्तर दिया, हाँ,
उन्होंने कभी भी दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं किया था और कई चीजों से आंखें मूंद ली थीं। हालांकि जियोजेन ने फिर भी जियान ए के आदेशों का पालन किया। ये 12 पहरेदारों के दिलों में स्थापित एक नियम था। यात्रा थोड़ी दूर थी और कार में दमनकारी माहौल के साथ जियान ए को लगा कि यात्रा लंबी थी। जियान ए स्थिति में मध्यस्थता करना चाहता था, लेकिन इन दो लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था। अंत में उसने ची यांग को निशाना बनाया और उससे पूरे रास्ते उसके साथ बातचीत करने के लिए कहा। तभी समय तेजी से बीत गया। जब वे उत्तरी शहर जिले में दाखिल हुए तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। विभिन्न प्रशिक्षण पोशाकों में कई छात्र लोंगेक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की सड़क पर समूहों में चल रहे थे। ये लोग जाहिर तौर पर पास के मार्शल आर्ट्स स्कूलों से थे। उनमें से अधिकांश ने अपने पहनावे से ही ताइक्वांडो सीखा। अधिकांश मार्शल आर्ट्स स्कूलों में दोपहर का भोजन परोसा जाता था, लेकिन कई बच्चे बाहर खाना पसंद करते थे। कार लोंगेक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के सामने रुकी। वे पिछली बार की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़े और दरवाजे के सामने घंटी बजाए। पिछली बार के विपरीत जब किसी को दरवाज़ा खोलने में बहुत समय लगा, इस बार दरवाज़ा अंदर से जल्दी ही खुल गया। जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वह अभी भी ली मोबाई था, वरिष्ठ भाई मोबाई। जब जियान ए ने ली मोबाई को देखा तो उसने तुरंत कहा। जब उसने उन्हें देखा तो ली मोबाई मुस्कुराए। तुम यहाँ हो, जल्दी अंदर आओ। प्रवेश करने के बाद ली मोबाई की नज़र सहज रूप से जियोजेन पर पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली बार केवल जियान ए, सी यूहान और ची यांग थे। इस बार अतिरिक्त जियोजेन संभवतः डॉक्टर जियान ए का उल्लेख था, जो उसके मालिक के पैर का इलाज कर सकता था। मास्टर आंतरिक प्रांगण में मार्शल आर्ट क्षेत्र में हैं। सभी शिष्य आज यहाँ हैं। मेरे पीछे आओ, ली मोबाई ने कहा। जियान ए ने सिर हिलाया और ली मोबाई के पीछे पीछे सामने के आंगन से होते हुए सामने के हॉल से भीतरी आंगन में चला गया। इस समय भीतरी आंगन में 3 पुरुष और एक महिला अभ्यास कर रहे थे। वे जियान ए की उम्र के आसपास के लग रहे थे। हालांकि क्या ये सभी मार्शल आर्ट स्कूल के शिष्य हैं? जियान ए धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। यदि वरिष्ठ भाई मोबाई और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को भी शामिल कर लिया जाए, तो भी कुल मिलाकर केवल 6 लोग थे। ली मोबाई शर्मिंदा दिखे, लेकिन उन्होंने फिर भी ईमानदारी से सिर हिलाया। यह सही है, आपको और सी यूहान को मिलाकर हमारे मार्शल आर्ट स्कूल में 8 शिष्य हैं। जियान ए और बाकी ए। हालांकि वह जानती थी कि मार्शल आर्ट स्कूल निराशाजनक था, लेकिन उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मार्शल आर्ट का मैदान बहुत बड़ा था। आंगन में बिखरे हुए कुछ शिष्यों ने मार्शल आर्ट क्षेत्र को और भी खाली बना दिया। दूसरों ने स्वाभाविक रूप से पहले क्षण में जियान ए और अन्य अपरिचित चेहरों को देखा, लेकिन इससे उनका ध्यान नहीं भटका। रुकना तो दूर की बात है, वे अभी भी केंद्रित थे। ये पहली बार था जब जियान ए ने ऐसा दृश्य देखा था। यह उस मार्शल आर्ट दृश्य जैसा था जो उसने टेलीविजन पर देखा था, लेकिन उसके सामने उसकी उम्र के बच्चे थे। यांग जी शिष्यों के प्रशिक्षण की देखरेख कर रहे थे जब उन्होंने जियान ए और बाकी लोगों को देखा और आगे बढ़ गए। आप यहाँ हैं, यांग जी खड़े हुए और जियान ए और बाकी लोगों को देखा। जियान ए ने सबसे पहले माफ़ी मांगी। क्षमा करें मास्टर यांग, मैं हाल ही में अंतिम परीक्षा में व्यस्त था, इसलिए मेरे पास पैसे भेजने का समय नहीं था। ये सुनकर यांग जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कोई जल्दी नहीं, पट्टे में अभी 1 महीना बाकी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जियान ए की ओर देखा और उसे सही किया। चूंकि अब आप लोंगेक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल से जुड़े हैं,
आप भविष्य में मुझे मास्टर कह सकते हैं। फिर उसने सी यूहान की ओर देखा। आप भी? उन दोनों ने सिर हिलाया और पुकारा, मास्टर। यांग जी ने पलटकर 2 बार ताली बजाई। उन्होंने मार्शल आर्ट क्षेत्र में शिष्यों को देखा और कहा, ठीक है, सब लोग स्नान करो और दोपहर का भोजन करो। सभी ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। हाँ मास्टर। मोबाई, तुम भी खाओ, यांग जी ने ली मोबाई से कहा। ली मोबाई ने डाइनिंग हॉल में जाने से पहले जियान ए और बाकी लोगों को देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराए। कुछ शिष्यों ने तुरंत स्नान किया और अपने शरीर पर आया पसीना धोया। फिर वे मधुमक्खियों के झुंड की तरह डाइनिंग हॉल की ओर दौड़ पड़े। ली मोबाई कटोरे और चॉपस्टिक लगा रहे थे। अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों के विपरीत, जिनमें एक विशाल भोजन कक्ष होता था, उनके पास केवल एक गोल मेज थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में बहुत कम लोग थे। भोजन हर दिन शानदार था। हालांकि मार्शल आर्ट स्कूल के पास धन की कमी थी, लेकिन यांग जी ने कभी भी भोजन के मामले में उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था क्योंकि अधिकांश शिष्य युवावस्था से गुजर रहे थे। दूसरा वरिष्ठ भाई, एक मोटा लड़का सबसे पहले ली मोबाई की तरफ दौड़ा। उसने अपना हाथ खींचा और उत्साह से पूछा, जो लोग अभी आए हैं वे हमारे मार्शल के नए शिष्य हैं। कला विद्यालय। बोलने वाला व्यक्ति यू था। वह 16 वर्ष का था और लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का तीसरा वरिष्ठ भाई था। ली मोबाई ने सिर हिलाया। वह लड़की और काले कपड़े वाला लड़का हमारी नई कनिष्ठ बहन और कनिष्ठ भाई हैं। ये बहुत अच्छा है। आखिरकार हमें एक कनिष्ठ बहन मिल गई। एक और थोड़ा मोटा युवक खुशी मनाते हुए मुस्कुराया। इस शख्स का नाम निंग जेगसुआन था। वह 16 वर्ष के थे और शिष्यों में 5वें स्थान पर थे। मुझे ऐसा कहना चाहिए, वरिष्ठ भाई, कम से कम आप मुझे अपने से नीचे रखते हैं। ठीक है। डाइनिंग हॉल में प्रवेश करने वाला आखिरी लड़का गोरा रंग और पतला शरीर वाला था। जियान ए के स्कूल में प्रवेश करने से पहले ये सबसे कम उम्र का शिष्य था। उसका नाम वू शुओ था और वह 15 वर्ष का था। निंग जेगसुआन ने तिरस्कारपूर्वक भौहें चढ़ा लीं। तुम एक लड़का हो, लड़की नहीं। कनिष्ठ भाई में ऐसा क्या खास है? मुझे एक कनिष्ठ बहन चाहिए। वू शुओ ने अपने होंठ भींचे और उसे अच्छी तरह से याद दिलाया। अपनी खिलवाड़ वाली प्रकृति को दूर करना सबसे अच्छा है। क्या आप भूल गए हैं कि आपकी वरिष्ठ बहन ने किसी विशेष मामले के कारण आपको कैसे सबक सिखाया था? टीस्क, क्या आपको लगता है कि हर कोई सीनियर सिस्टर की तरह शेरनी है? निंग जेगसुआन गुस्से में था, लेकिन वह अपनी आवाज़ कम करने से नहीं रोक सका। पिगहेड, तुमने क्या कहा? दरवाजे के बाहर से एक भयंकर आवाज आई। ये सुनकर निंग जेगसुआन कांप उठा। अगले सेकंड में वह ली मोबाई के पीछे छिप गया। बड़े भाई, मुझे बचा लो। डाइनिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर छोटे बालों वाली डेनिम सूट में एक लड़की दिखाई दी। लड़की सुंदर लग रही थी, लेकिन वह कमजोर नहीं थी। उसके चारों ओर एक वीरतापूर्ण आभा थी और उसकी चमकीली आंखें विशेष रूप से जीवंत थीं। यह व्यक्ति क्यूई वेई थी, जो लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की एकमात्र महिला शिष्या थी। वह चौथे स्थान पर रहीं। क्यूई वेई की नज़र निंग जेगसुआन पर पड़ी, जो ली मोबाई के पीछे था। आपकी त्वचा में खुजली है ना? निंग जेगसुआन इतना डर गया कि उसकी गर्दन सिकुड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, बड़ी बहन के कान बहुत तेज हैं। वह मेरी धीमी आवाज़ भी सुन सकती थी। जब ली मोबाई ने ये देखा, तो वह मुस्कुराया और सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। सब लोग बैठो और खाओ। मार्शल आर्ट स्कूल ने आज नए शिष्यों को स्वीकार किया। ये जश्न मनाने लायक दिन है।
थोड़ी देर में मास्टर हमें बुलाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला एक बड़ा सा पुलाव लेकर रसोई से बाहर आ रही थी। खट्टी सुगंध उसकी नाक में चली गई। यूयू मदद नहीं कर सकी, लेकिन आगे झुककर बोली, आंटी लियू, आपने क्या बनाया? खुरमा के साथ बीफ ब्रिस्केट। जल्दी से बैठ जाओ और गर्मी होने पर खाओ। आंटी लियू मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा नियुक्त शेफ थीं। हालांकि वह एक शेफ थी, लेकिन वह पेशेवर नहीं थी। हालांकि उसकी पाक कला कौशल उत्कृष्ट थी और वह ये भी जानती थी कि केवल रेस्तरां में ही पकाए जाने वाले व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं। खाना खाते समय सभी लोग बैठ गए और बातें करने लगे। विषय स्वाभाविक रूप से नए शिष्यों के बारे में था। मार्शल आर्ट स्कूल में 6 शिष्य थे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई यांग शियाओवन, जो मालिक यांग जी का बेटा था, के अलावा अन्य 5 शिष्य थे जो कई वर्षों से मार्शल आर्ट स्कूल में सीख रहे थे। प्रारंभ में वे केवल 5 नहीं थे। केवल इतने ही लोगों ने इसे बीच में ही छोड़ दिया या ताइक्वांडो या जूडो में बदल गए। अब उनमें से कुछ ही पीछे रह गए। लोंगक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में नए शिष्य आए लगभग 3 साल हो गए थे। वे ये भी जानते थे कि मार्शल आर्ट स्कूल के पास अब धन की कमी है और वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। बड़े भाई, क्या नई कनिष्ठ बहन ने मार्शल आर्ट स्कूल को 1 लाख युआन उधार दिए थे? क्यूई वेई ने ली मोबाई के शब्दों के बारे में सोचा और पुष्टि करने से खुद को नहीं रोक सके। ली मोबाई ने सिर हिलाया। पहले मास्टर ने सोचा कि मार्शल आर्ट स्कूल बंद होने वाला है, इसलिए उन्होंने किसी को भर्ती करने की योजना नहीं बनाई। हालांकि ये दोनों लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश करने पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने मास्टर के साथ ऐसी स्थितियों पर चर्चा की। स्कूल बंद करना मास्टर की असहाय कार्रवाई थी। अब कोई स्कूल की मदद करेगा। मास्टर सहमत हो गए। वुशुओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लगता है यह नया कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन अमीर परिवारों के बच्चे हैं। निंग जेक्सुआन ने भी कहा, ये दुर्लभ है। क्या आजकल अमीर लोग अपने बच्चों को ताइक्वांडो सीखने के लिए भेजने को तैयार नहीं हैं? उन्हें लगता है कि चीन में पारंपरिक मार्शल आर्ट सीखने की प्रक्रिया उबाऊ है और वे उन्हें नामांकित करने के इच्छुक नहीं हैं। यही कारण है कि मास्टर इन दोनों बच्चों की प्रशंसा करते हैं। ली मोबाई ने कहा, ऐसे बहुत से बच्चे नहीं हैं जो चीन की पारंपरिक मार्शल आर्ट में रुचि रखते हैं। वैसे भी यह एक अच्छी बात है। यदि हम लोंगक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का संचालन जारी रख सकते हैं, तो हमें अपना सिर ऊंचा रखने का मौका मिलेगा। यूयू ने दृढ़ भाव से कहा। बाकियों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। इन वर्षों में उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा। इन सब के मूल में ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके मार्शल आर्ट स्कूल में बहुत कम लोग थे। चाहे वे कितने भी सक्षम क्यों न हों, वे कुछ राउंड से अधिक नहीं टिक सके। उनके दिलों में पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट हमेशा सर्वश्रेष्ठ रही है। लिविंग रूम में जियोजेन ने अभी अभी यांग जी के पैरों को देखना समाप्त किया था। यांग जियाओवन ने घबराहट से जियोजेन को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, डॉक्टर जियो, मेरे पिता का पैर। हालांकि यांग जी लंबे समय से आशा खो चुके थे, लेकिन वह अपनी प्रत्याशा को छिपा नहीं सके। जियोजेन ने भावहीन ढंग से सिर हिलाया। उनकी नींव घायल हो गई थी और काफी समय हो गया है। वह लंबे समय से सर्वोत्तम उपचार का अवसर चूक गया है। ये सुनकर यांग जियाओवन पराजित लग रही थी, जबकि यांग जी की आंखों में अकेलेपन की एक झलक दिखाई दे रही थी। अगले सेकंड में जियोजेन ने हल्के से कहा, लेकिन ये ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इन शब्दों ने उन दोनों की आंखें चौड़ी कर दीं। यांग
जियाओवन की आवाज कांप उठी और उसने ध्यान से पूछा, डॉक्टर जियो, आपका मतलब है, आप मेरे पिता के पैर का इलाज कर सकते हैं? जियोजेन ने उत्तेजित यांग जियाओवन को उदासीनता से देखा और बुदबुदाया, वह बस लंगड़ा रहा है, वह अपंग नहीं है। इससे पहले कि यांग जियाओवन प्रतिक्रिया दे सके, जियोजेन ने जारी रखा, भले ही वह अपंग हो, मैं उसे खड़ा कर सकता हूँ। बड़े हौंफते हुए जियान ए ने मुस्कुराते हुए असहाय होकर अपना सिर हिलाया जब उसने ये देखा। हालांकि वह जानती थी कि जियोजेन का इरादा लोगों को परेशान करना नहीं था, लेकिन यह उसका व्यक्तित्व था। यांग जी और उनका बेटा बता सकते थे कि डॉक्टर जियो का व्यक्तित्व थोड़ा अजीब था। हालांकि वह किसी का इलाज कर रहा था, लेकिन वह असाधारण रूप से ठंडा और दूर का लग रहा था। इसलिए उन्होंने और पूछने की हिम्मत नहीं की। उत्साहित यांग जियाओवन ने जियान ए को कृतज्ञता से देखा। हालांकि यांग जी भी उत्तेजित थे, लेकिन वह अपनी अपेक्षाओं में अधिक रूढ़िवादी थे। हालांकि जियोजेन एक अथाह व्यक्ति की तरह दिखता था, यांग जी को अभी भी नहीं पता था कि क्या वह अपने पैर का इलाज कर सकता है। जियोजेन ने यांग जी के पैर के लिए एक सरल और स्पष्ट मेडिकल रिकॉर्ड लिखा और ची यांग के साथ छोड़ दिया। यांग शियाओवन ने जियान ए को एक कोने में खींच लिया और शर्मिंदगी के बावजूद जियान ए की ओर देखा। जूनियर सिस्टर, मेरे पिता के पैर का इलाज करने के लिए इतना अच्छा डॉक्टर ढूंढने के लिए धन्यवाद। लेकिन यांग शियाओवन थोड़ा शर्मिंदा दिखी। उसका दृढ़ और सुंदर चेहरा लाल था और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जियान ए ने उसकी कठिनाई देखी और मुस्कुराया। उसने उदासीनता से कहा, बड़े भाई, आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के शिष्य के रूप में अपने गुरु के लिए सोचना मेरा कर्तव्य है। मैंने पुरस्कार के रूप में 1% भी प्राप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा है, इसलिए आपको पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियान ए अपने दिल की गहराइयों से बोल रही थी। इसके अलावा जब उसने कहा कि वह यांग जी के पैर का इलाज करेगी, तो मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश के लिए ये भी एक शर्त थी। हालांकि इस शर्त को अंततः 1,00,000 युआन IOU से बदल दिया जाएगा। जियान ए ने अपने शब्दों से पीछे हटने की योजना नहीं बनाई थी। यांग जियाओवन की निगाहें चमक उठीं और वह द्रवित महसूस करने लगा। धन्यवाद, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहूँ। जियान ए ने ये देखा और सोचा कि यह 7 फुट लंबा आदमी काफी भावुक था। हालांकि वह समझ गई, एक बेटे के रूप में कौन अपने पिता को जीवन भर लंगड़ाते हुए देखना चाहेगा। इसके अलावा वह मार्शल आर्ट से प्यार करता था। फिर कुछ मत कहो, भविष्य में कृपया मुझे मार्शल आर्ट में मार्गदर्शन करें और मुझे तेजी से सुधार करने दें, जियान ए ने कहा। ये सुनकर यांग जियाओवन ने तुरंत सिर हिलाया और वादा करने के लिए अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। हालांकि जियोजेन के चेहरे के बारे में सोचकर यांग जियाओवन अभी भी चिंतित थी। हालांकि डॉक्टर जियो, उनकी कनिष्ठ बहन ने कहा कि वह पैसे नहीं लेंगी, लेकिन क्या डॉक्टर जियो सहमत होंगे? जियान ए ने अपना हाथ लहराया और उदासीनता से मुस्कुराया। वह मेरी बात सुनेगा, यांग जियाओवन। तभी यांग जी अपने कपड़े बदलकर वापस आ गए। उन्होंने यांग जियाओवन की ओर देखा और कहा, जियाओवन, सभी को बुलाओ। यांग जियाओवन ने उत्तर दिया और तेजी से बाहर भाग गया। 10 मिनट बाद लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के सभी 6 शिष्य उपस्थित थे। जियान ए और सी युहान यांग जी के पास खड़े हुए और उन्हें आकार दिया। यांग जी आज असाधारण रूप से अच्छे मूड में लग रहे थे और उन्होंने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसकी नज़र सामने बच्चों पर पड़ी।
इससे पहले कि वह आकर्षित होता। मेरा मानना है कि हर कोई पहले से ही जानता है कि हमारे मार्शल आर्ट स्कूल में 2 नए शिष्य आए हैं। भविष्य में वे आपके कनिष्ठ भाई और बहन होंगे। अब से मार्शल आर्ट स्कूल में उनकी और अधिक मदद करें। समझे? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। हाँ, मास्टर। ये देखकर यांगजी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बाद में एक दूसरे को जाने। ये पहले से ही यांगजी की दोपहर की झपकी का समय था। ये कहने के बाद यांगजी घूम गईं और चली गईं। गुरु के चले जाने के बाद कुछ शिष्य तुरंत दौड़ पड़े और जियान ए और सी यूहान को घेर लिया।